नाउ डाटा एनालिसिस एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह जो बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है या डाटा बनाया जाता है वो किस किस फॉर्म में होता है। अब बेसिकली सबसे पहले तो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं इन स्टैटिकल फॉर्म, मैथमेटिक्स में, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उस लिहाज से देखते हैं कि अब इस डाटा से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि डाटा जो हो उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए। अब डाटा तो ऑर्गेनाइज हो गया, अब उसके बाद इसकी एनालिसिस कैसे होगी, डाटा एनालिसिस क्या होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं इसको परफॉर्म करने के। सबसे पहले तो ये इन फॉर्म ऑफ रेशो आएगा, रेशो की फॉर्म में होगा। उसके बाद नेक्स्टली प्रोपोर्शन, यानी इन 2 फॉर्म्स में डाटा एनालाइज होगा। अब या तो वो रेशो में होगा या प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में बेसिकली 2 डाटा इन्वॉल्व होते हैं और इक्वल होते हैं, जबकि जो रेशो होते हैं उसमें हम डिवाइड कर देते हैं डाटा को, लाइक A रेशो B। अब अगर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं लाइक A रेशो B, ये तो एक डाटा, उसके बाद C रेशो D, ये दूसरा डाटा। अब ये दोनों बेसिकली इक्वल होंगे। इनको किस साइन से शो किया जाएगा? इस साइन से। बेसिकली ये दोनों को इक्वलाइज किया जाएगा। अब अगर इस डाटा की बात की जाए तो ये रेशो में किस तरह से वैल्यू आती है? लाइक सिंपल इस तरह से है कि हमारे पास 50 पेशेंट्स या 50% ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, जिनको मलेरिया नहीं है। 150 हमारे पास इस तरह के हैं जिनको मलेरिया है, जो इन्फेक्टेड हैं। लाइक दीज आर इन्फेक्टेड एंड दीज पर्सन्स या दीज पीपल आर हेल्दी। ये हेल्दी पीपल हैं और ये ऐसे पीपल हैं जो इन्फेक्टेड हैं। अब इनमें रेशो कैसे बनेगी? अब अगर हम इन्फेक्टेड पीपल को देखें तो इसके लिहाज से ये 3 गुना ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से जो रेशो बनेगी वो बनेगी 1:3। तो इससे ये पता लग गया कि जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो हेल्दी पीपल के लिहाज से 3 गुना ज़्यादा हैं। तो 1:3 हमें ये बता रही है कि ये जो है, इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हेल्दी पीपल हैं वो एज कम्पेयर टू इन्फेक्टेड पीपल बहुत ही कम है, यानी ये इनसे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये हमें बता रही है रेशो। अब प्रोपोर्शन में क्या आएगा? बेसिकली प्रोपोर्शन में अगर देखें तो ये इज इक्वलिटी की साइन आ जाता है। अब बेसिकली इसको किस तरह से हम आगे कलेक्ट करते हैं, लाइक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 100 स्पैरोज को लिया, 100 स्पैरोज को लिया, 100 स्पैरोज। अब इन 100 स्पैरोज पे बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की जो अमाउंट है वो हम नहीं जानते कि कितने हैं, जबकि 100 स्पैरोज की तो हमें पता है कि स्पैरोज 100 हैं। अब मॉस्किटोज कितने हैं वो हमें नहीं पता। अब इन्होंने क्या किया है कि इसी में से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 20 स्पैरोज हमने ली हैं, 20 स्पैरोज, इन पे जो बाइट करवाया हमने इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को, तो इन स्पैरोज में से 14 जो हैं उनको मलेरिया हो गया, जबकि जो 6 हैं रिमेनिंग उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब बेसिकली प्रोपोर्शन में इस तरह से होता है कि हमारे पास 3 वैल्यूज नाउन होती हैं, गिवन होती हैं। अब उन 3 वैल्यूज से जो 4th वैल्यू होती है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उसका हम कोई भी नाम दे देते हैं, x, y, z कुछ भी है, तो उस 4th वैल्यू को हम 3 वैल्यूज के जरिए डिटरमाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो 100 स्पैरोज हैं, ये एक बात। अब उन्होंने ये एग्जामाइन किया कि जो 20 स्पैरोज हैं इन पे जब बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटो को, तो उसमें से जो 14 है उनमें मलेरिया हो गया, जबकि जो रिमेनिंग 6 हैं उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब इससे किस तरह डाटा जो है उसको आगे ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह उसको डाटा को बनाया गया, अब वो देखते हैं। लाइक अगर रेशो 1 देखी जाए, रेशो 1, तो रेशो 1 हमारे पास आएगी 14:20। इससे हमें ये पता लग रहा है
कि जो 20 है वो तो एक्चुअल अमाउंट है स्पैरोज की, अब जो 14 है वो इन्फेक्टेड हो गई हैं बाय मलेरिया। अब रेशो टू हमें ये पता लगेगा कि एक्चुअली हमने ली कितनी थी 100 स्पैरोज, तो x रेशो 100, यानी कि अब ये दो रेशोज हमारे पास बन गई। अब हमने इनकी प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, इनको इक्वलाइज करना है। किस तरह से? अब बेसिकली ये 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 1 2 एंड 3, ये 3 वैल्यूज गिवन है, इससे इस 4th वैल्यू को फाइंड करना है। तो यही प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि प्रोपोर्शन में हम 3 वैल्यूज तो गिवन होती हैं, उनको जानते हैं और उन 3 वैल्यू से हम नेक्स्ट 4th वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब अगर हम इसको इक्वलाइज कर लें, x रेशो 100 इज इक्वल टू 14 रेशो 20। ओके, अब अगर हम इसको नेक्स्ट दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो वो किस तरह से होगा? x रेशो 100, ये तो हमारे पास x रेशो 100 इज इक्वल टू 14 रेशो 20। अब इसके लिए ये दो रेशोज हैं, हमने इनको गिवन कर लिया, इसको इक्वलाइज कर लिया, बेसिकली एक प्रोपोर्शन बन गई है, प्रोपोर्शनलिटी बन गई है। अब इस 4th वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब 4th वैल्यू को फाइंड किस तरह करेंगे? लाइक x रेशो 100 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इससे आगे जो हमारे पास जो भी आंसर गिवन होगा वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। अब लाइक हमारे पास आंसर इसका यानी कि इन नॉर्मल आंसर इसका 70 गिवन होता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने 100 स्पैरोज ली हैं उनमें से जो 70 होंगी उनको मलेरिया हो गया है, जबकि जो बाकी रिमेनिंग है उनको मलेरिया नहीं हुआ। यानी 30 जो है वो नॉर्मल है, हेल्दी हैं, और जो 70 हैं वो इन्फेक्टेड हो गई हैं, उनको मलेरिया हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको स्टैटिस्टिकली यानी पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा बनाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि किस किस तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये सारा का सारा जो है इस तरह से मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म किया जाता है। अब बेसिकली दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इंटीग्रल पार्ट होता है मैथमेटिकल का। लाइक हमने ये सारा काम तो कर लिया, अब जैसा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में या क्लिनिक्स वगैरह पे नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे जाते हैं मलेरिया के, इस तरह नंबर ऑफ पेशेंट्स को काउंट किया जाता है। अभी देखा जाता है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए कि नंबर ऑफ हेल्दी पीपल कितने हैं और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कितने हैं, तो उनको फिर कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस हद तक एक डिजीज़ फैली हुई है और उस पर कितना कंट्रोल है। अब अगर तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि डिजीज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो तो इसका मतलब है डिजीज़ नॉर्मल है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये बेसिकली किया जाता है जब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर आगे एक रिजल्ट दिया जाता है। ओके, थैंक्स।